नमस्कार दोस्तों, क से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मोपांसा की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका अंग्रेजी में टाइटल दी फादर और हिंदी में इसका शीर्षक है पिता। कहानी का केंद्र बिंदु एक नौजवान युवा है जो एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है। अब वह वृद्ध यानी बूढ़ा हो चला है। अचानक एक दिन उसके सामने उसका अतीत खड़ा हो जाता है जो उसे पूरी तरह बदल देता है। तो क्या है वह अतीत जिसे सामने देखकर वह पूरी तरह बदल जाता है? जानने के लिए सुनते हैं कहानी। वह बतिनियों में रहता था और सरकारी शिक्षा के दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। उसे रोज़ सुबह मध्य पेरिस के लिए बस पकड़नी होती थी। बस में उसके सामने एक लड़की बैठती थी जिससे उसे प्यार हो गया। वह लड़की भी रोज़ उसी समय दुकान जाती थी जहाँ वह नौकरी करती थी। वह एक छोटी सी गहरे भूरे बालों लड़की थी। वह दबे हुए रंग वाली उन लड़कियों में से थी जिनकी आंखों का रंग इतना गाढ़ा होता है कि वे धब्बों जैसी दिखती है और उनके जिस्म की रंगत हाथी दांत जैसी होती है। वह उसे हमेशा उसी सड़क के मोड़ पर आते देखता था। अक्सर ही वह दौड़कर भरी बस को पकड़ती थी और घोड़ों के थमने से पहले ही वह उछलकर सीढ़ियों पर चढ़ जाती थी। फिर अंदर जाकर वह थोड़ी हाँफती हुई सी बैठ जाती थी और इधर उधर देखने लगती थी। पहली बार जब फ्रांसवा तैसे ने उसे देखा तो उसे लगा था कि उसका चेहरा बेहद आनंदित करने वाला है। कभी कभी किसी पुरुष को ऐसी महिला मिल जाती है जिसे वह बिना जाने ही एकदम पागलों की तरह अपनी बाहों में भर लेने की हसरत रखता है। वह लड़की मन में दबी उसी इच्छाओं का, उसकी गोपनीय आशाओं का, प्यार के उस आदर्श का जवाब थी जिसे व्यक्ति अनजाने ही अपने दिल की गहराई में संजो कर रखता है। वह उसे एकटक देखता रहता था और चाहकर भी उस पर से अपनी निगाह नहीं हटा पाता था। वह उसके इस तरह देखने से उलझन में पड़ जाती थी और शर्मा जाती थी। यह देखकर वह अपनी नज़रें उस पर से हटाने की कोशिश करता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वह हर क्षण बार बार उस पर अपनी नज़रें गड़ा देता था। हालांकि वह किसी और दिशा में देखने की कोशिश करता था। कुछ ही दिनों में वे एक दूसरे को जान गए, जबकि उनमें कोई बात नहीं हुई थी। जब बस पूरी भर जाती थी तो वह उसे अपनी सीट दे देता था और खुद बाहर खड़ा हो जाता था। हालांकि ऐसा करके उसे बड़ा मलाल होता था। अब तक वह इस हद पर आ चुकी थी कि हल्का सा मुस्कुराकर उसका अभिवादन करने लगी थी। हालांकि उसके देखने पर वह हमेशा अपनी नज़रें झुका लेती थी। फिर भी इस तरह देखे जाने पर वह नाराज़गी नहीं जताती थी। आखिर में उनमें बोलचाल शुरू हो गई। उनके बीच एक तरह की फटाफट अंतरंगता बन गई थी। यह आधे घंटे की हर दिन की अंतरंगता थी जो फ्रांसवा के लिए सचमुच उसके ज़िंदगी के सबसे प्यारे आधे घंटों में से थी। बाकी सारे वक्त वह उसी के बारे में सोचता रहता था। दफ्तर में काम के लंबे घंटों के दौरान वह उसी को देखता रहता था। क्योंकि वह वहाँ ना होती, फिर भी अड़ीग याद उसका पीछा करती और उसे सम्मोहित किए रहती, जो एक प्रियतम की छवि हमें छोड़ देती है। उसे ऐसा लगता था कि उस छोटी सी लड़की को पूरा का पूरा पाना उसके लिए पागल कर देने वाली खुशी होगी, जो इंसानी समझ के लगभग परे होगी। अब हर सुबह वह उससे हाथ मिलाती थी और वह उस स्पर्श को के एहसास को और उसकी छोटी छोटी उंगलियों के कोमल दबाव की याद को
अगले दिन तक के लिए संजो कर रख लेता था। वह जैसे कल्पना करता था कि उसने इसकी छाप को अपनी त्वचा पर संजो लिया है और बाकी सारे समय वह बस के इस छोटे से सफ़र के लिए आतुरता से प्रतीक्षा करता रहता था। जबकि इतवार उसे दिल तोड़ देने वाला दिन लगता था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं था कि वह उसे प्यार करती थी, क्योंकि वसंत के मौसम में एक इतवार उसने वादा किया कि वह अगले दिन उसके साथ जाकर मेजन लाफित में लंच करेगी। वह रेलवे स्टेशन पहले ही पहुंच गई, जिससे फ्रांसवा को ताज्जुब भी हुआ। लेकिन वह बोली, जाने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हमारे पास 20 मिनट हैं और मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसके लिए ये काफ़ी से ज़्यादा है। उसकी बाह पर झुकी वह काँप रही थी और नज़रें झुकाई हुई थी। उसके गाल पीले पड़ रहे थे, लेकिन उसने कहना जारी रखा, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे धोखा खाओ और मैं तुम्हारे साथ वहाँ तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम यह कसम नहीं खाते कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे जो गलत है। अचानक वह पॉपी के फूल जैसी लाल हो गई और आगे कुछ नहीं बोली। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि वह खुश भी था और निराश भी। अपने अंतर्मन में तो शायद वह यही चाहता था कि ऐसा ही होना चाहिए। फिर भी रात भर वह ऐसी उम्मीदें बांधता था कि उसकी नसों में गर्म खून दौड़ने लगा था। यह सच था कि अगर उसे पता चलता कि उसका आचरण ठीक नहीं था तो वह उसे कम प्यार करता, लेकिन तब यह उसके लिए बहुत आकर्षक, बहुत मज़ेदार होता। उसने वे स्वार्थी आकलन कर डाले जो अमूमन पुरुष प्यार के मामलों पर आमतौर पर करते हैं। जब वह कुछ नहीं बोला तो वह उत्तेजित स्वर और आंखों में आंसू भरकर फिर बोलने लगी, अगर तुम मुझे पूरी इज्जत देने का वादा नहीं करोगे तो मैं घर लौट जाऊंगी। तब उसने कोमलता से उसका हाथ दबाया और जवाब दिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बस वही करूँगा जो तुम्हें पसंद है। उसके मन को जैसे तसल्ली मिली। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम सच कह रहे हो? उसने लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखा और जवाब दिया, मैं कसम खाकर कहता हूँ। अब तुम टिकट ले सकते हो, उसने कहा। सफ़र के दौरान वे बात भी नहीं कर पाए क्योंकि डिब्बा भरा था और जब वे मेजन लाफित पहुँचे तो सैन नदी की तरफ चले गए। सूरज नदी, पत्तियों और घास के मैदान पर भरपूर चमक रहा था और जैसे उसने उनमें अपनी चमक भर दी हो। वे नदी के किनारे किनारे हाथ में हाथ डालकर चल दिए। वे तट के पास तैरती छोटी छोटी मछलियों के झुंडों को देखते जा रहे थे। वे खुशी से चहक रहे थे, मानो दिल की उमंग ने उन्हें धरती से ऊपर उठा दिया था। फिर वह बोली, कितनी मूर्ख समझा होगा ना तुमने मुझे। क्यों? उसने पूछा। कि मैं ऐसे बिल्कुल अकेली तुम्हारे साथ चली आई। नहीं नहीं, मेरे लिए ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। लेकिन लड़कियां इसी तरह गिरती हैं। काश तुम्हें पता होता कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर दिन वही बात, महीने के हर दिन और साल के हर महीने। मैं माँ के साथ बिल्कुल अकेली रहती हूँ और उन्होंने मुझे बहुत मुसीबत से पाला है, जिसकी वजह से वह बहुत खुश मिजाज नहीं है। मैं भरसक कोशिश करती हूँ और सब कुछ के बावजूद हंसने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं हर बार कामयाब नहीं होती। फिर भी मैंने यहाँ आकर गलती की। हालांकि तुम तो किसी भी हाल में दुखी नहीं होगे। जवाब में फ्रांसवा ने बड़े प्यार से उसके कान पर चुंबन जड़ दिया, जो उसके सबसे नज़दीक था। लेकिन वह चौंक कर एकदम से उससे दूर हट गई और अचानक गुस्सा होकर बोली, अच्छा फ्रांसवा जनाब, मुझसे कसम खाने के बाद भी। और वे आपस
और वे वापस मेजर लाफिक चले गए। उन्होंने नदी के किनारे चिनार के 4 बड़े बड़े पेड़ों के नीचे दुबके के एक होटल पेरी हावर में लंच किया। हवा, गर्मी, सफ़ेद सुराख की छोटी बोतल और एक साथ इतने नज़दीक होने के एहसास ने उन्हें लाल और उत्पीड़न की अनुभूति से खामोश कर दिया। लेकिन कॉफ़ी के बाद उनकी उत्फुल्लता लौट आई और सैंड पार करने के बाद वे उसके किनारे किनारे लाफ्रेद गांव की ओर चल दिए। अचानक उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लुईज। लुईज, उसने दोहराया और आगे कुछ नहीं कहा। लंबा मोड़ लेकर बहती नदी दूर सफ़ेद मकानों की कतार को नहला रही थी और पानी में उनका अक्स पड़ रहा था। लड़की ने गुलबहार के फूल चुनकर उनका बड़ा सा गुच्छा बना लिया था, जबकि वह खूब दम लगाकर गा रहा था। वह उस जवान घोड़े की तरह उन्मुख था जिसे चरागाह में छोड़ दिया गया हो। उनके बाईं ओर लताओं से ढकी एक ढलान नदी का अनुसरण कर रही थी। अचानक फ्रांसवा आश्चर्य से ठिठक कर खड़ा हो गया। अरे, उधर देखो, वह बोला। लताएं वहां जाकर खत्म हो गई हैं और पूरी ढलान को नीलक की झाड़ियों ने ढक लिया है, जिन पर फूल खिले हैं। यह बैंगनी रंग का कानन है। एक तरह का बड़ा सा गलीचा धरती पर बिछा हुआ था और 2 मील से भी ज़्यादा दूर तक गांव पहुंच रहा था। वह भी चकित और आनंदित होकर खड़ी हो गई और बुदबुदाई, हाय, कितना खूबसूरत है। एक चरागाह को पार कर वे उस विलक्षण नीची पहाड़ी की ओर बढ़ चली, जो हर बरस सारे नीलक के फूल उगाती है, जो फूल वालों के ठेलों पर सारे पेरिस में बेचे जाते हैं। एक संकरा रास्ता पेड़ों के नीचे जा रहा था। वे उसी पर चल दिए और जब वे एक छोटे से सपाट मैदान पर पहुंचे तो वहीं बैठ गए। झुंड की झुंड मक्खियाँ उनके इर्द गिर्द लगातार गुंजन करती भिन भिनाती हुई मंडरा रही थी और सूरज बिल्कुल शांत। दिन का चमकीला सूरज उनकी उजली ढलानों के ऊपर चमक रहा था और फूलों के उस कानन से एक दमदार गंध, सुवास की एक लहर, फूलों की सांस उनकी तरफ आ रही थी। दूर कहीं चर्च की घड़ी का घंटा बजा। उन्होंने धीरे से आलिंगन किया, एक दूसरे को और नज़दीक आ गए और किसी भी बात से अनजान वे घास पर लेट गए थे। उसने अपने आप को पूर्णतः अर्पित कर दिया। उसे पता भी नहीं रहा कि उसने अपने आप को उसे दे दिया है, लेकिन जल्दी ही वह होश में लौट आई और उसे एक बड़े दुर्भाग्य का एहसास हुआ। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और दुख के मारे रोने सिसकने लगी। लड़के ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वह वहाँ से चल देना चाहती थी, लौट जाना चाहती थी और फौरन घर पहुँच जाना चाहती थी। तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई वह यही कहती रही, हे भगवान, हे भगवान। वह उससे बोला, लुईज, लुईज, मेहरबानी करके यहाँ रुक जाओ। अब उसके गाल लाल थे और आंखें सूनी थी और जैसे ही वे पेरिस के रेलवे स्टेशन पहुँचे वह उसे छोड़कर चली गई, गुड बाय भी नहीं कहा। जब वह अगले दिन उससे बस में मिला तो वह उसे बदली बदली और पहले से दुबली लगी। उसने उससे कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हम बड़ी सड़क पर उतर जाएंगे। जैसे ही वे खंडचे पर आए वह बोली, हमें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तुमसे दोबारा नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। फिर वह उसके आगे गिड़गिड़ाया। वह उसकी चाहत में तड़प रहा था, वह उसे पाने को पागल हो रहा था, लेकिन उसने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती मैं। वह और भी उत्तेजित हो गया। उसने लड़की से
शादी करने का भी वादा किया, लेकिन वह बोली नहीं। वह उसे छोड़कर चली गई। उसने उसे नहीं देखा। वह उससे मिलने की जुगत भी नहीं कर पाया क्योंकि उसे उसका पता नहीं था। उसने सोच लिया कि वह उसे हमेशा के लिए खो चुका है। लेकिन फिर 90वें दिन उसके दरवाजे की घंटी बजी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वह वहाँ खड़ी थी। वह एकदम से उसकी बाहों में आ गई और उसने उसके आगे कोई विरोध नहीं किया। फिर 3 महीनों तक वह उसकी होकर रही। वह उससे ऊबने ही लगा था कि उसने उसे एक गोपनीय खबर दी जो किसी औरत के लिए सबसे अधिक कीमत रखती है। उसके बाद तो उसके मन में बस एक ही ख्याल और एक ही इच्छा रही कि उस लड़की से किसी भी तरह वह पीछा छुड़ाए। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी समझ ही नहीं आया कि कैसे शुरुआत करे, क्या कहे। तो चिंता में भरकर उसने एक निर्णायक कदम उठाया। एक रात उसने अपना ठिकाना बदला और गायब हो गया। यह झटका इतना जबरदस्त था कि उसने उस आदमी को नहीं ढूंढा जो उसे छोड़कर भाग गया था, बल्कि अपनी माँ के घुटनों पर गिर पड़ी। उसने अपनी माँ को अपनी बदनसीबी के बारे में बता दिया और कुछ महीनों बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। बरस बीत गए। फ्रांसवा तैसे बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। वह नौकरशाहों की वही नीरस एक ढर्रे की ज़िंदगी जीता रहा, जिसमें ना कोई आशाएं थी और ना कोई अपेक्षाएं। रोज़ वह उसी समय उठता, उन्हीं सड़कों से जाता, उसी दरबार के पास से होकर उसी दरवाजे से घुसता, उसी दफ्तर में जाता, उसी कुर्सी पर बैठता और वही काम करता था। वह अपने बुढ़ापे के लिए हर महीने 100 फ्रैंक बचा कर रखता था। हर इतवार वह शाह जे ली जे जाता और वहाँ शानदार लोगों, गाड़ियों और सुंदर औरतों को निहारता था। अगले दिन अपने किसी सहकर्मी को बताता था। लेकिन एक इतवार की सुबह वह पारे मोंको में चला गया, जहाँ माएँ और दाइयों टहल मार्गों के किनारे बैठी बच्चों को खेलते देख रही थी। अचानक वह चौंक गया। एक औरत 2 बच्चों को हाथ से पकड़े हुए वहाँ से निकली, जिनमें करीब 10 बरस का एक छोटा सा लड़का था और 4 बरस की एक नन्ही लड़की। यह वही थी। वह 100 गज और चहलकदमी करता रहा और फिर भावनाओं के वेग से अवाक धम से एक कुर्सी पर बैठ गया। वह उसे पहचान नहीं पाई थी, इसलिए उसे एक बार फिर से देखने की गरज से वह वापस आया। वह अब बैठी हुई थी। लड़का उसकी बगल में बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, जबकि लड़की रेत के घरौंदे बना रही थी। वही थी, यह बिल्कुल वही थी, लेकिन वह एक भद्र महिला की तरह गंभीर दिख रही थी। वह सादे कपड़े पहनी थी और संयत और गरिमाशील दिख रही थी। उसने थोड़ी दूर से उसे देखा, क्योंकि पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उस लड़के ने अपना सिर उठाया और फ्रांसिया तैसे जैसे कांप गया। यह उसका अपना बेटा था, इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता था। जब उसने उसे देखा तो उसे लगा कि बरसों पहले लिए गए एक फोटोग्राफ में वह जैसा दिखता था, वह नन्हा लड़का वैसा ही है। उसमें वह अपने आप को पहचान पा रहा था। वह एक पेड़ के पीछे छिपा रहा और उनके जाने का इंतजार करता रहा ताकि उसका पीछा कर सके। वह उस रात सो नहीं पाया। उस बच्चे का ख्याल उसे जोरों से सताता रहा। उसका बेटा, ओह काश उसे पता होता, पक्का पता होता, लेकिन वह क्या कर लेता। फिर भी वह उस मकान में गया जहाँ वह पहले रहती थी और उसके बारे में पूछा। उसे पता चला कि एक पड़ोसी सख्त नैतिक वसूलों वाले एक इज्जतदार आदमी को उसकी दुखद स्थिति पर तरस आ गया था। उसने उससे शादी कर ली थी। उसे पता था, फिर भी उसने उससे शादी कर ली थी और उस बच्चे को, फ्रांसवा तैसे के बच्चे को भी अपना लिया था। वह हर इतवार पारे मौकों में जाता रहा, क्योंकि तब वह हमेशा उसे देखता था और हर बार उसमें पागलों की सी एक अदम्य हसरत उठती थी कि वे अपने बेटे को अपनी बाहों में ले, उस पर चुंबनों की बौछार कर दे और उसे चरा ले, उसे ले जाए। उसका अभागा अकेलापन उसे बेहद परेशान करता था, क्योंकि वह एक कुंवारा बुजुर्ग था और उसकी देखरेख करने वाला
कोई नहीं था। वह अत्याचारी मानसिक यातना से भी परेशान था। वह एक पिता की उस कोमल भावना से भी त्रस्त था जो ग्लानि, ललक और ईर्ष्या से उपजी थी, और अपने खुद के बच्चे को प्यार करने की उस जरूरत से भी जो कुदरत ने हम सब में रोपी है। इस तरह आखिर में उसने हताशा भरी एक कोशिश करने का पक्का मन बना लिया। जब वह पार्क में घुसी तो वह उसके पास पहुंच गया और रास्ते के बीचों बीच खड़े होकर बोला, मुझे नहीं पहचानती तुम? वह पीला पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। उसने आंख उठाकर उसे देखा। उसके मुंह से भय और आतंक की एक चीख निकली और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर वह उन्हें घसीटती हुई वहां से भाग खड़ी हुई, जबकि वह घर चला आया और फूट फूट कर रोने लगा। महीनों बीत गए, वह फिर उसे नहीं देख पाया। वह दिन रात पीड़ित रहता क्योंकि वह अपने पैतृक प्रेम का शिकार हो गया था। वह अपने बेटे को चूम भर पाता तो खुशी से मर गया होता। वह खून भी कर सकता था, कोई भी काम कर सकता था, किसी भी खतरे का सामना कर सकता था, कोई भी दुस्साहस कर सकता था। उसने उसे पत्र लिखा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, और करीब 20 खत उसे लिखने के बाद उसकी समझ में आ गया कि उसका संकल्प बदलने की कोई उम्मीद नहीं है। तब उसने उसके पति को पत्र लिखने की हताशा भरा संकल्प किया। जरूरत पड़ी तो वह रिवॉल्वर से निकली गोली खाने को भी बिल्कुल तैयार था। पत्र में केवल चंद पंक्तियां लिखी जो इस प्रकार है, महोदय, आप मेरे नाम से आतंकित होंगे, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ, दुख में इतना डूबा हुआ हूँ कि मेरी इकलौती उम्मीद आप में है। इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करने की हिम्मत कर रहा हूँ कि मुझे केवल 5 मिनट साक्षात्कार का मौका दे। सादर इत्यादि। अगले दिन ही उसे जवाब मिल गया। कल मंगलवार 5 बजे आपका इंतजार रहेगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय फ्रांसवा तेस्से का दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे कई बार रुकना पड़ा। उसके सीने में निरानंद और जबरदस्त शोर हो रहा था, जैसे कोई जानवर कुलांचे मार रहा हो। वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था और उसे रेलिंग को पकड़ना पड़ रहा था कि वहीं गिर ही ना पड़े। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने घंटी बजाई और जब एक नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा, क्या फ्लामेल साहब यहाँ रहते हैं? जी साहब, मेहरबानी करके अंदर आ जाइए। नौकरानी उसे बैठक में ले गई। वह अकेला था। वह इस तरह परेशान होकर इंतजार करने लगा जैसे किसी मुसीबत के बीच में हो। आखिर में एक दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह लंबा, गंभीर और थोड़ा स्थूलकाय था। वह एक काला लंबा कोट पहने था। उसने हाथ से एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। फ्रांसवा तेस्से बैठ गया और हाँफते हुए बोला, जनाब जनाब, पता नहीं आपको मेरा नाम पता है या नहीं? फ्लामेल ने उसे टोकते हुए कहा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है जनाब, मुझे पता है। मेरी पत्नी ने मुझे आपके बारे में बता दिया है। वह एक भले गरीब आदमी के गरिमापूर्ण लहजे में बोल रहा था। जो गंभीर होना चाहता है उसमें एक इज्जतदार आदमी की सामान्य सी सादगी थी। फ्रांसवा तेस्से ने अपनी बात जारी रखी, देखिए जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दुख, ग्लानि, शर्म से मरा जा रहा हूँ। मैं केवल एक बार अपने बच्चे को चूमना चाहता हूँ। फ्लामेल ने उठकर घंटी बजाई और जब नौकरानी आई तो उसने कहा, लुई को यहाँ लाओ। वह निकल गई तो वे चुपचाप आमने सामने बैठे रहे। उनके पास एक दूसरे से कहने को कुछ भी नहीं था। वे इंतजार करते रहे। तभी अचानक 10 बरस का एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ कमरे में आया और जल्दी से उस आदमी के पास पहुंचा जिसे वह अपना पिता मानता था। लेकिन एक अजनबी को देखकर वह रुक गया। फ्लामेल ने उसे चूम लिया और कहा, अब जाओ, उन साहब को पप्पी दो बच्चे। वह बच्चा बड़े सलीके से तेस्से के पास गया और उसे देखने लगा। फ्रांसवा तेस्से उठकर खड़ा हो गया था। उसने अपने बेटे को देखा तो उसका हैट नीचे गिर गया और वह खुद भी गिरने को हो रहा था, जबकि फ्लामेल
एक नाजुक एहसास में वहाँ से हट गया था और खिड़की से बाहर देखने लग गया था। अचानक बच्चा आश्चर्य में रुका रहा, लेकिन उसने हैट उठाया और अजनबी को पकड़ा दिया। तब फ्रांसवा ने बच्चे को उठाया और उसके पूरे चेहरे को, उसकी आंखों को, उसके गालों को, उसके मुंह को, उसके बालों को चूमने लगा। बच्चा चुंबनों की उस बौछार से डर गया और उनसे बचने की कोशिश करने लगा। उसने अपना सिर घुमा लिया और अपने छोटे छोटे हाथों से उसने आदमी के चेहरे को झटके से दूर कर दिया। अचानक फ्रांसवा तैसे ने उसे नीचे उतार दिया और रोते हुए गुड बाय कहता हुआ कमरे से बाहर भागा, मानो वह कोई चोर हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और नई नई कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ जल्दी एक नई कहानी के साथ। अलविदा।